वेल ग्रीटिंग्स टू ऑल द फ्यूचर प्रोफेशनल्स। सो दोस्तों, आज हम लोग आ रहे हैं हमारे अगले टारगेट पे, जो कि था मटेरियल कॉस्टिंग। टॉपिक थोड़ा लेंदी है लेकिन मजेदार है। मतलब अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसे जल्दी भी खत्म किया जा सकता है। और मैं पूरी तरह से उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट असाइन किया था, आप लोगों ने उसे प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया है। राइट? ओके, तो अगर ऐसा है देन इन दैट केस मैं अभी इस टॉपिक का आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगा। सबसे पहली बात, मैं आपको यहां पर अगर मैं शुरुआत करूं तो बेटा मैं आपको ना यहां पर इस टॉपिक के हिस्से बता देता हूं, है ना। देखो, इफ आई टॉक अबाउट मटेरियल एज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब हम एग्जाम ओरिएंटेड अगर इसमें देखें तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर सबसे पहली बात तो इसमें से थियरी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। सो इसका जो थियरी एरिया है मैं अभी आपको मार्क करवा देता हूं कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनको छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं मार्क जरूर करवा रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम पूरा थियरी अगर पढ़ के जाओ तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुझे सिलेक्टिव पढ़ना है तो सबसे पहली बात एक बार रेडी रहना कि थोड़ा नो बडी कैन प्रेडिक्ट द थिंग्स परफेक्टली। और सीरीज बात है, अगर मैं एकदम परफेक्टली प्रेडिक्ट कर पाता कि भाई यही चाहेगा एग्जाम में, तो मैं आप लोगों से कम 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तो फीस कलेक्ट कर ही लेता एक बंदे से। समझ रहे हो ना बात को। जब मुझे मालूम है कि क्या आने वाला एग्जाम में, तो मैं इतना सस्ते में थोड़ी छोड़ूंगा आपको। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और कोई भी बंदा यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता भाई साहब। तो एक बार आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोग सिलेक्टेड स्टडी करके जा रहे हो तो यू आर टेकिंग अ रिस्क कि हो सकता है कि भाई जो छोड़ के आया वही आ गया। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सब पढ़ के जाना, बट स्टिल आई विल जस्ट मार्क द इंपॉर्टेंट थियरी एरियाज। तो ये थियरी है। थियरी के अलावा अगर मैं प्रैक्टिकल एरियाज की बात करूं तो प्रैक्टिकल एरियाज में कौन से चीजें हैं जहां से हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज इज ईओक्यू। ठीक है, ईओक्यू के ऊपर से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। दूसरा, इन्वेंट्री लेवल्स। नाउ दीज टू आर वेरी वेरी इजी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हमें समझने लेना है। अगर ये कॉन्सेप्चुअली समझ लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर इन्वेंट्री लेवल्स में स्पेशली जो मैंने देखा हुआ है, सारे बच्चे जो मुझे मेरे पास इनिशियली मतलब जब भी मैं कोई रिवीजन सेशन वगैरह लेता हूं, तो जो बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं वो यही कहते हैं कि सर ये इन्वेंट्री लेवल्स वाला जो हिस्सा है ना, ये सर फॉर्मूले याद नहीं रहते। फॉर्मूले रट्टा मार के भी याद नहीं रहता, क्या करे, है ना। तो रट्टा क्यों मार रहे हो? जब रट्टा मार के फायदा नहीं हो रहा था, रट्टा क्यों मार रहे हो? डोंट मग अप, ओके। मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा, वो तरीके से बहुत इजीली आप लोगों को चीजें याद रह जाएंगे। तो बिल्कुल वो सोचना मत, ठीक है। अब इन्वेंट्री लेवल्स के अलावा आपको कभी कभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चौथा जो है दैट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जिसमें दो हिस्से कर देता हूं, ऑफ मटेरियल रिसीप्ट्स और दूसरा होता है ऑफ मटेरियल इश्यूज। ठीक है, नाउ दीज आर द एरियाज जहां से हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, ऑफ मटेरियल रिसीप्ट्स वाला जो एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल दिया जा सकता है। ठीक है, ऑफ मटेरियल इश्यूज यानी वो जो फीफो लीफो वेटेड एवरेज अगर आप लोगों ने पढ़ा, ये वो वाला एरिया है। तो ये इजी है जहां तक मेरा अंदाज है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो अभी आपको सेशंस करवाने जा रहा हूं, इसमें आपको सबसे पहले मैं थियरी के इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करवा दूंगा। दूसरा, हम ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये जो मॉड्यूल में कवर्ड है, मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है, उनको हम लोग यहां पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो विद दैट लेट्स क्विकली बिगिन नाउ। तो सबसे पहले अगर आपके पास अभी मॉड्यूल है तो आप लोग मॉड्यूल निकाल लीजिए और मेरे साथ में इमीडिएटली यहां पे मार्क कर लीजिए जो मैं इंपॉर्टेंट एरियाज आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए। तो अगर मैं यहां पे शुरुआत करूं तो सबसे पहले ये मटेरियल कॉस्ट की शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो यहां इनिशियली ये मटेरियल कंट्रोल वगैरह के ऊपर भी पूछा जा सकता है, बट मैं अभी फिलहाल इसे मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं अगर यहां आ जाऊं तो इंपॉर्टेंट एरियाज में सबसे पहले आप लोग मार्क करके रख लो बिल ऑफ मटेरियल। इसके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 कहां है सर? हम है पेज नंबर 65 में, बिल ऑफ मटेरियल। इसको मार्क करके रख लेना सबसे पहले तो।
ठीक है। दूसरा मटेरियल रिक्विजिशन नोट, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसके ऊपर 2-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब प्लीज ध्यान में रखना। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन, बेटा बहुत इजी है, कॉमन सेंस से आप लोग लिख सकते हो। व्हाट इज रिक्विजिशन? इट इज बेसिकली एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिक्विजिशन रिक्वायर्ड वर्ड से डिराइव हुआ है। तो क्या होता है भाई, रिक्विजिशन का मतलब सर मुझे रिक्वायर्ड है, ये बाबा देना बाबा रिक्वायर्ड है, ओके। अभी क्या रिक्वायर्ड है? सिंपल। मटेरियल रिक्विजिशन नोट का मतलब क्या हुआ? मटेरियल इज रिक्वायर्ड। परचेज रिक्विजिशन नोट का मतलब क्या हुआ? परचेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग फैक्ट्री के ओरिएंटेड अगर आप सोचोगे तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उनका काम तो मैन्युफैक्चर करने का होता है, राइट। तो अगर उनको मैन्युफैक्चर करना है फिनिश गुड्स तो उसके लिए मटेरियल चाहिए कि नहीं? तो कौन सा मटेरियल चाहिए? इसके लिए वो लोग एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें लिखा जाता है सो एंड सो मटेरियल, इतना इतना क्वांटिटी, इतना इतना चाहिए मुझे, जिसमें वहां का जो अथॉरिटी होता है वो उसका ऑटोग्राफ साइन करता है, राइट। सो दैट इज द मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जिस नोट के साथ आप स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाके इस मटेरियल को इश्यू करवाते हो, ठीक है। उसी तरह से अब स्टोर्स डिपार्टमेंट, भाई साहब मेरे पास रखा तो हुआ है स्टोर्स में, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लोग मेरे पास आ रहे हैं मैं इसे इशू करता जा रहा हूं, 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 तो क्या, अरे भाई ये मटेरियल कम होता जा रहा है ना, है ना। सो धीरे धीरे कहीं ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, राइट। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बराबर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाने के पहले इसे रिफिल भी तो करना होगा। तो मुझे परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई साहब परचेज इज रिक्वायर्ड, परचेज रिक्विजिशन नोट, कितना क्वांटिटी क्या सब कुछ मुझे उनको बताना पड़ेगा, राइट। सो ऑल दीज आर रिक्विजिशन नोट्स, कॉमन सेंस से आप लोग लिख सकते हो लेकिन एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर मैं आऊं यहां पे, कभी कभी ना ये फॉर्मेट वगैरह भी काम में आते हैं, एक बार देख के रख लेना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको रट्टा मारो, लेकिन यार बोल नहीं सकते, कभी कभार अगर पूछ ले तो एक बार देख के जरूर रख लेना, चांस मत लेना, ठीक है। इसके अलावा परचेज ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परचेज ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज अगेन एन इंटरनल डॉक्यूमेंट व्हिच इज अश्योरेंस दैट द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड टू द पर्टिकुलर सप्लायर, ठीक है। देखो कैसा होता है, जैसे मान के चलो मुझे खरीदना है, अब मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है यार। अब आप लोग एक बार सोच के देखो, आपको अगर कोई भी यू वांट टू बाय शूज, यू वांट टू बाय जीन्स और व्हाटएवर, कुछ भी खरीदना है आपको नमकीन खरीदना है यार, एनीथिंग, ओके। तो मुझे बताइए कोई एक ही दुकान है भाई? आपके गली में आपके मोहल्ले की बात अगर करूं या आपके एरिया की अगर बात करूं, वहां पर क्या एक ही दुकान है? आपको मजबूरन उसी दुकान में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं ना। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन भाई, आप यहां भी जा सकते हो, वहां भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, राइट। तो ऐसा ही यहां पर भी है, हमें अगर मटेरियल खरीदना है तो हमारे पास कोई एक ही सप्लायर मजबूरी थोड़ी ना है यार, और भी लोग हो सकते हैं, बिल्कुल है कि नहीं। तो अब पॉइंट यह है कि हम जनरली परचेस करते हैं बल्क में, जनरली, राइट। अब बल्क में अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो आई हैव टू फिक्स द सप्लायर, ठीक है। और सप्लायर भी हमारा ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ही उतना बल्क में बनाएगा, वरना बना के बेचारे को नुकसान थोड़ी ना करना अपना, राइट। तो उसको भी कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो वो कंफर्मेशन के फॉर्म में हमें उसे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर कैसा हुआ, एक सप्लायर को जैसे मैंने भेज दिया तो इट इज अ कंफर्मेशन कि हाँ भाई इतने लोगों में से मैंने तुझे चुन लिया है, ओके। और वो बंदा क्या करेगा, वो बोलेगा हाँ भाई तूने मुझे चुन लिया, मैं अभी तेरे लिए सामान बनाऊंगा, तुझे सप्लाई कर दूंगा। समझे बात को? दिस इज परचेज ऑर्डर। हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखना है, इसलिए एक बार पढ़ के जाना, ठीक है ना। चलो गुड, ये हुआ। उसके बाद ये जो है गुड्स रिसीव कम इंस्पेक्शन नोट, गुड्स रिसीव नोट या इंस्पेक्शन नोट, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया सप्लायर ने गुड्स बना लिया, ट्रक भर के हमारे पास भेज दिया। अब वो तो भेज दिया, लेकिन गेट में एंट्री होते वक्त हम लोग वहां पर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट इज बेसिकली द गुड्स रिसीव नोट। वहां पे ही अक्सर इंस्पेक्शन भी होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, है ना, कि भाई जो वादा किया था वो निभाया कि नहीं, जैसा क्वालिटी तूने कसमें वादे किए थे, सैंपल में बताया था, वैसा क्वालिटी दिया कि नहीं। तो हम लोग एक बार इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करके देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, सैंपलिंग बेसिस में होता है, सारे गुड्स नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन वही वहां से वो इंस्पेक्शन प्रोसेस से पास होके आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए भी एक नोट बनाया जाता है कि हाँ भैया QC पास्ड, ठीक है, ओके। तो ये होता है। अब इसी तरह से मटेरियल ट्रांसफर नोट, ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं मार्क करके रख रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मटेरियल को ट्रांसफर करने का नोट, इंटरनल डॉक्यूमेंट से ये सब चीजें, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। मटेरियल रिटर्न नोट, रिटर्न्स, पसंद नहीं आया, क्वालिटी खराब, बेकार है, एनीथिंग लाइक दैट, रिटर्न, मटेरियल रिटर्न नोट, राइट, ओके। उसके बाद आ जाता है EOQ, EOQ के ऊपर थियरी भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, और प्रैक्टिकल तो बिल्कुल ही पूछा जा सकता है। तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएंगे। ये सारे थियरी एरियाज में आपको मार्क करवा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है इन माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है।
ओके उसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो ये भी एरियाज है, लेकिन मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, ड्यूटी टू स्टोर कीपर। अदरवाइज आप बोलोगे सर आपने तो सब कुछ मार्क करवा दिया। इच्छा तो बहुत हो रही है कि सब कुछ मार्क कर लूं, और मैं कह भी रहा हूं कि सब कुछ पढ़ के जाओ, लेकिन नहीं कर रहा हूं सब कुछ मार्क, ठीक है, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे कुछ एरियाज को तो स्किप कर रहा हूँ, लेकिन स्किप करते वक्त मन में आ रहा है कि यार इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, इंस्टीट्यूट ये सब एरिया से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ओके ना, मैक्सिमम लेवल ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद मिनिमम लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीऑर्डर लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, डेंजर लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ ऑल दीज लेवल्स बेसिकली दीज हैव सम मीनिंग, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको ये कैसा होता है। मतलब आप लोग को एक स्टोरी फॉर्म में ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो कैसा है, आप इमेजिन करो कि एक स्टोर्स डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के सामान रखे हुए हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूं ना, तो आप लोग दिमाग में लाओ एक मेडिकल स्टोर। अब मुझे एक बताइए, मेडिकल स्टोर में 5 वैरायटीज ऑफ मेडिसिन होते होंगे कि 10 होते होंगे कि 20 कि 50? बहुत सारे होते हैं, राइट? बहुत सारे वैरायटीज। अब ये सारे वैरायटी एक ही जगह रखे हुए रहते हैं? नहीं है ना, ये अलग अलग जगह पे पूरे दुकान में रखे हुए रहते हैं, राइट? ओके। अब इसको सब चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है? जैसे क्रोसिन, ठीक है, क्रोसिन मान के चलो इसके पास 100 टैबलेट्स है, मान लो ऐसे जो भी है, वो पत्ते हैं या जैसा भी है, ठीक है। अब इसने कुछ कुछ बेचना शुरू कर दिया, ये बिक रहे हैं, बिक रहे तो ये खत्म भी तो हो रहा है। सो भाई साहब जरा सोच के देखो, देयर विल बी वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही नीड्स टू प्लेस एन ऑर्डर। और ध्यान से, ये पूरा खत्म होने के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे हम लोग कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे कि खत्म हो उससे पहले ही मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं कि जब तक खत्म हो रहा है तब तक मैं वो स्टॉक रिफिल हो जाए, क्योंकि कस्टमर्स तो मेरे पास कंटिन्यूअसली आए जा रहे हैं, है ना। चलो मैं आप लोगों को एक ऑफ ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप बड़े दिल से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने जन फूडी हो, खाने पीने के शौकीन? आप हो? देखो, अब किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, तो मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं ये खाने पीने के शौकीन लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मान के चलो अपन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ भी होता ही होगा। अपन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए सपोज, ठीक है। अब रोटी आया और मान के चलो वो रोटी खत्म हो गया और हमें एक और रोटी चाहिए। तो वो जो इंतजार है ना, वो इंतजार नहीं होता भाई। अब अगर यहाँ पे आ गया हमारे पास, वो रोटी खत्म होने के बाद हम रुक नहीं पाते, है ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वो रोटी खत्म होने से पहले ही, जब मुझे मालूम है कि मुझे एक और रोटी खाना है, तो जैसे मैं रोटी खा रहा हूं, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर स्पीड, खाने का कंजम्पशन कैसा है एंड एवरीथिंग, है ना, और एट द सेम टाइम उस रेस्टोरेंट का रेपुटेशन कि कितने देर में वो सर्व करता है। कुछ कुछ जगह पे ऑर्डर करते फट से आ जाता है, कुछ कुछ जगह बहुत टाइम लगाता है यार, तो डिपेंड्स, है ना। इसी को कहते हैं लीड टाइम। ओके, कितना टाइम लगा रहा है, और एट द सेम टाइम हमारा कंजम्पशन स्पीड, हम किस स्पीड में खा रहे हैं, है ना। तो हम लोग एकदम वर्स्ट के सिनारियो में उसको बोल देंगे कि हाँ यार मैक्सिमम टाइम ये कितना लगेगा और मैं कितना फटाफट खा लूंगा, उसके मुताबिक हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, राइट। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? दैट इज द रीऑर्डर लेवल। समझो जरा, ठीक है। देखो ये मैंने यहां पर, अरे भाई क्या बनाया मैंने ओके चलो ये, ओके, मान लो दिस इज समथिंग लाइक अ कंटेनर, ठीक है। अब ये कंटेनर में जो भी सामान रखा हुआ है, अब इतना रखा हुआ है सपोज, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि ये जीरो पे पहुंचे, जीरो पे पहुंचे तो आई विल बी फेसिंग स्टॉक आउट, राइट। मैं एक ऐसा लेवल सोचूंगा जहां पे पहुंचते ही, ये पॉइंट पे पहुंचते ही, जब मेरे पास इतना इन्वेंट्री है, आई विल प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है, ताकि इमीडिएटली तो स्टॉक रिफिल नहीं होगा, लेकिन जब तक वो स्टॉक रिफिल होगा आई विल बी नॉट इन अ पोजिशन की एकदम जीरो पे पहुंचे, कहीं ना कहीं यहीं पे स्टॉक रिफिल होके वापस से मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, फिर से वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, जैसे ये लेवल पे आया फिर से मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, इन्वेंट्री फिर से नीचे जाएगा और वापस से जीरो आने के पहले वो स्टॉक मेरे पास रिफिल हो जाएगा। तो मैं इस लेवल को कुछ इस तरह से सेट करूंगा कि भाई साहब वो स्टॉक आउट होने के पहले मेरे पास स्टॉक फिलअप हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है, ओके। अब इसी तरह से एक होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल किस काम में आता है सर? अब जरा सोच के देखिए, मैक्सिमम लेवल के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। वन ऑफ द रीजंस अगर मैं आपको कहूं, सर आप सोच के देखिए, आपके दुकान का भी एक लिमिटेशन है या स्टोरेज का एक लिमिटेशन है, करेक्ट। आप छोटा वेयर हाउस ले रहे हो, आप बड़ा वेयर हाउस ले रहे हो, डिपेंड्स, है ना। या आप जहां पर भी स्टोर रख रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो, जैसे मान के चलो कभी कभी कुछ कुछ होते हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है,
तो कोल्ड स्टोरेज का भी कैपेसिटी होगा ना यार, वहां पे अनलिमिटेड सामान थोड़ी रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि भाई मैं कितने स्टोरेज वाला चीज खरीदूं, है ना। बात को समझो, जैसे मान के चलो आज आप लोग फोन खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो तो उसमें स्टोरेज होता है, राइट। 128 GB, 64 GB, 256 GB, 512 GB होता है ना ऐसा। रैम रोम आप सब देखते हो कितना मेमोरी है इसका, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कौन सा खरीदना चाहिए? डिपेंड्स कि भाई मैक्सिमम मेरा स्टोरेज कितना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपके स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करते हुए आप 256 या फिर 512 जो भी है, ऐसा कुछ ना कुछ आप मोबाइल वैसा वाला ही खरीदोगे। ऐसा ही कुछ अब यहां पर भी सोच के देखो, भाई मैं मैक्सिमम कितना सामान रखूंगा, उसी के मुताबिक मैं वेयर हाउस, वार्डरोब या जो भी मेरा सामान रखने का जगह है उसके बारे में सोचूंगा। कुछ समझ रहे हो? मुझे बड़ा वाला फ्रिज चाहिए कि मुझे छोटा वाला फ्रिज चाहिए, डिपेंड करता है भाई सामान कितना है। तो यू शुड नो व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल दैट यू आर गोना मेंटेन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हम लोग मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एक होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल सर जीरो ही होगा सर, अरे भाई ऐसा नहीं होता। मिनिमम लेवल अगर जीरो ही सेट करना है तो सेट ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो मिनिमम लेवल के लिए ना मैं एक आपको छोटा सा एक बात बताता हूं, उसकी मदद से आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रख पाओगे। क्या होता है मिनिमम लेवल? सर मिनिमम लेवल का मतलब यह है कि जब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो सामान एक रीजनेबल टाइम पे मेरे पास आ जाना चाहिए। मानते हो ये बात? अब जैसे मान लो आप लोगों ने डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर किया है, तो आपको पता है कि आधे घंटे के अंदर में ही आ जाना चाहिए, आधे घंटे के ऊपर तो लगेगा नहीं। ये आपके मन में भी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? इसी तरह से हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होता है ना। आप लोगों ने अमेज़न से भी खरीदा तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हमें दिया हुआ रहता है कि भाई ये डेट तक ये आ जाएगा, है कि नहीं। अब नॉर्मली वो टाइम तक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो टाइम एक्सीड हो गया तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर आएगा ना कि यार क्या मालूम भूल तो नहीं गया कहीं, हो सकता है ना। तो ये मिनिमम लेवल इज लाइक दैट। मिनिमम लेवल इज दैट लेवल कि जैसे इस इन्वेंट्री लेवल पे ये पहुंचा तो मुझे ये समझ जाएगा कि भाई ये टाइम तक तो मेरे पास सामान आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। सो मे बी वी विल कॉल द सप्लायर कि भाई भूल तो नहीं गया, याद होगी नहीं मैं। समझ रहे बात को? तो ये इंटेंशन से मिनिमम लेवल सेट किया जाता है। ये जो कहानी मैं बता रहा हूं बेटा, ये कहानी की मदद से वो फॉर्मूला याद रखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अगर प्रॉपरली आप देखोगे ना तो ये कहानी से इसको रिलेट करते हुए चलोगे तो बहुत इजीली आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब इसके आगे एक और लेवल होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब भाई साहब अब अपन वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, डेंजर लेवल पहुंच गए मतलब अभी बहुत कम सामान बचा है, एकदम अलार्म बज रहा है। आप इमेजिन करो वो जो मूवीज और सब जगह देखते हो ना, वो रेड लाइट ऐसा ब्लिंक कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, एकदम पूरा रेड अलर्ट कि क्या करे भाई। ये वो वाला सिचुएशन है भाई साहब, एकदम लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा ही सामान बचा हुआ है और अभी किसी भी तरह से वो स्टॉक रिफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वी आर गोना फेस स्टॉक आउट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेंजर लेवल। अब ये डेंजर लेवल ना अलग अलग जनों का अलग अलग होता है, इसलिए इसके फॉर्मूलेज भी आपको अलग अलग मिलेंगे, जिनके आंसर्स भी आपको अलग अलग ही मिलेंगे। ठीक है, और इन सब के अलावा एक एवरेज लेवल भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है ना, आई एम श्योर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन ये जो मैंने अभी कहानी आपको बताया, ये भी मैं समझ सकता हूं कि शायद जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये कहानी की मदद से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखने में कहीं ना कहीं हेल्प होगा। अब वो क्वेश्चंस में जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे वो चीज हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ये थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है। One of the very favorite areas of institute is perpetual inventory system and periodic inventory system. ये बहुत ही पसंदीदा एरिया है, तो इसके ऊपर भी थियरी क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछा जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर मेरा एक पर्सनल बहुत ही अहम सजेशन इंस्टीट्यूट को ये है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक थियरी लेवल पे ही इसे रखा हुआ है। इसका प्रैक्टिकलिटी जो होता है ना, वो चीज़ के पीछे भी हमें ध्यान देना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। ठीक है, ओके, चलिए, एनीवेज, तो ये है एबीसी एनालिसिस। दिस इज परहैप्स द मोस्ट फेवरेट एरिया, इंस्टीट्यूट का सबसे पसंदीदा एरिया है ये। इसके ऊपर तो बिल्कुल ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, पढ़ के जाना है आपको, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वेद एनालिसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने तो सब कुछ ही मार्क करा दिया। अरे मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो है, मटेरियल में से थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर 2-2 मार्क के सही, लेकिन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है,
नो जैसे ये एबीसी एनालिसिस देखा है, वैसे ही वेद एनालिसिस होता है, वैसे ही एफएसएन एनालिसिस होता है, सब एनालिसिस एक ही समान होता है, बस उसके फर्स्ट वर्ड से कुछ एक मतलब वर्ड का जो पहला लेटर है उससे ये डिराइव्ड है। वेद मतलब वैदिक साइंस से रिलेटेड कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इट इज नथिंग बट वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ये है। मतलब गुड्स को उस कैटेगरी में डालो और उसके मुताबिक अपना डिसीजन लो, ठीक है। उसी तरह से एफएसएन एनालिसिस, उसी तरह से जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम इज समथिंग डिफरेंट। जस्ट इन टाइम अगेन, ये एफएसएन को भी मैं मार्क कर रहा हूं, जस्ट इन टाइम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जस्ट इन टाइम एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि भाई साहब हम लोग जो लीड टाइम है और जो स्टोरेज का जो हमारा टाइम है, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा बल्क में चीजें को स्टोर करके रख रहे हैं बाय बाइंग इन बल्क, तो हमारा स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई हो रहा है। आज के जमाने में जहां पे टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे आ चुका है, जहां पे फैसिलिटीज इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो फैसिलिटीज का फायदा उठा भाई, इतना ज्यादा स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम एक रेमेडी की तरह हमारे पास आता है, जिसमें वी प्लेस्ड ऑर्डर जस्ट इन टाइम, यानी जितना रिक्वायर्ड है तभी हम लोगों ने वो चीज ऑर्डर किया, तो वी वोंट बी स्टोरिंग द गुड्स इन बल्क। इनफैक्ट व्हाट विल बी डूइंग इज एज वी गेट एन ऑर्डर, वी विल जस्ट इन्फॉर्म द सप्लायर कि भाई साहब मुझे ये सो एंड सो टाइम तक इतने इतने गुड्स यहां पर मुझे चाहिए, सप्लायर मुझे वो पहुंचा देगा और मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। अब इसमें हमारा जो एक टिपिकल मेंटालिटी होता है, अरे नहीं पहुंचाया तो भाई साहब आज के डेट पे बिजनेस का जो कंपटीशन लेवल हो गया ना, पहुंचाना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू स्टे इन बिजनेस। अगर उसने नहीं पहुंचाया गया वो, अब मेरा बिजनेस कहीं और जाने वाला है। सो बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए ही हैज टू डू इट। ये हो चुका है आज के जमाने में और ऐसा हो रहे हैं लोग, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है। तो देखिए कैसा हो रहा है, मेरे पास कस्टमर आया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, बोला ओके जस्ट होल्ड, मैं आपका ऑर्डर इतने टाइम तक दे दूंगा, ठीक है। फिर मैंने उसको ये देखा कि चलो मुझे ये ऑर्डर अगर पूरा करना है तो इसके लिए मुझे कितना मटेरियल लगेगा। इमीडिएटली ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी माध्यम से या फोन करके सीधा बता दो आप उसे। सप्लायर की जिम्मेदारी है कि भाई मैंने तुझे इतना क्वांटिटी इतने टाइम तक बताया है, तो उसको वो क्वांटिटी उतने टाइम तक पहुंचाना होगा, ठीक है। बराबर मैं जब प्रोडक्शन के लिए जाऊंगा वो मेरे पास पहुंचा देगा और फिर हम लोग बनाना शुरू, ठीक है। मतलब देखो बात को समझो मैं अगेन एक ऑफ ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। पतिदेव ने बीवी से कहा कि मुझे बिरयानी खाने का बड़ा मन है। पतिदेव ने बिरयानी से नहीं, बीवी से कहा कि मुझे बिरयानी खाने का बड़ा मन है, ठीक है। बीवी ने वहीं पे कहा कि चिकन नहीं, आई मीन जो भी है पनीर या चिकन व्हाटएवर, ये नहीं है, ठीक है। पतिदेव के खाने का अगर मन है तो इन दैट केस, जिस इससे पहले कि वो किचन में आके बनाना शुरू करे, उसको जाके वो चिकन लेके आना पड़ेगा। अगर वो ना ले आया, भाई तेरा ही नुकसान है फिर तो, निकल समझे ना बात को। तो यही बात है यहां पर भी, तो यहां पर भी सप्लायर को हम इन्फॉर्म करेंगे, अब उसकी जिम्मेदारी है, तुझे लाना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टे इन हाउस, आई मीन बिजनेस, ठीक है। चलो तो जस्ट इन टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बहुत ही आसान है, इसका क्वेश्चन देखेंगे अपन, इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यस, देन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज। पहले इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा थियरी डाल दिया, पूरा थियरी दे दिया और उसके बाद बाकी उसके क्वेश्चंस कवर किए। मैं यहां एक बात जरूर आपको बता दूं, ये जो फीफो लीफो वाला जो है एरिया है ना, फीफो लीफो, ये फीफो लीफो में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन को लेके इंस्टीट्यूट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। इनफैक्ट ये सभी में पूछ सकता है, लेकिन फीफो लीफो फेवरेट है इनके, ठीक है। तो ये सभी एक बार हमें देख के जाना है, बहुत जरूरी है वो, ठीक है। तो ये सब हो गया यहाँ पे, ये सब के सभी एक बार रीड करके जाना आपको, जस्ट वन रीड, नथिंग मोर, ठीक है। यस, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में बेटा आज आप भी जानते हो हमें 30 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और लिटरली मैं बता रहा हूं ये हमेशा से ट्रेंड रहा है। मतलब पहले पहले तो ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी पूछे जा रहे थे, आपको भी पता है ये बात। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगर बताऊं हमेशा से जो एक ट्रेंड रहा है, जो मैंने देखा है, वो ये है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरा मॉड्यूल कवर कर लेते हैं। मतलब दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, मॉड्यूल के किसी भी कोने से कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एरियाज जो मैं नहीं बता रहा हूं, मार्क नहीं करवा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना तो भैया सब कुछ ही पड़ेगा आपको घूम फिर के, अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो एनीवेज, तो अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है भाई साहब, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव्स एंड वेस्टेज।
ठीक है, ये चारों के ऊपर भी हमें थियरी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। इनफैक्ट डिफरेंस बिटवीन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज को पढ़ के जाना, क्योंकि अगर आया तो 2 मार्क के लिए आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा तो हार्डली आपको 1/4 ऑफ द पेज लिखना है, 3-4 लाइन लिखना है, बहुत हो गया, नॉट मोर देन दैट। लेकिन वो 3-4 लाइन में भी जो लिखोगे ना वो सही लिखना है, कुछ भी मनगढ़ंत लिख के नहीं आना है। तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो तो ये हुआ। इसके अलावा बस यहां तक ही है भाई, इतना थियरी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा अति में आवश्यक है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में आ जाऊं, नेक्स्ट पार्ट अगर मैं क्वेश्चंस में आ जाऊं, लगभग आधे घंटे तक मैंने तो यही चीज बताया पूरा आपको थियरी एरियाज। अब क्वेश्चंस वाले एरियाज में आ जाता है। तो क्वेश्चन में अभी क्या इंपॉर्टेंट क्या ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कैसा है कि यहाँ पर नॉर्मली जो अभी तक मैंने जो ट्रेंड देखा है, दे आर नॉट आस्किंग वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ईओक्यू वगैरह में भी ट्रिकी बनाया जा सकता है, बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट टारगेटिंग वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस हियर। ठीक है, क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफी बेसिक लेवल का ही आ रहा है। हाँ, लेकिन वी कैन नॉट गारंटी, कभी भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इजी वाले क्वेश्चन है इसमें मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं अभी। फीफो लीफो वाले जो क्वेश्चंस है ना उसको मैं स्किप कर रहा हूं। अगर आप लोगों में से किसी को वो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, फिर इन दैट केस आई विल जस्ट टेक इट अप अगेन, बट मतलब सेपरेटली, बट आई एम नॉट टेकिंग इट राइट नाउ। बट हाँ, आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी देख के जाने चाहिए। प्लीज डोंट कंसिडर दैट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये वाले बहुत इजी होते हैं इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। और ये जो ईओक्यू और इन्वेंटरी लेवल्स वाले जो इजी क्वेश्चन है इनको भी थोड़ा स्पीड में ले जाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे ईओक्यू के पहले क्वेश्चन में आ जाऊं तो ईओक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले दिमाग में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला इज ईओक्यू इज टू एओ अपॉन सी, राइट, वे 2 into A stands for annual requirement, ये बात ध्यान रखना। O stands for ordering cost per order and C stands for carrying cost per unit per annum। ठीक है, अब यहां पर मैं जो चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं वो ध्यान देना। सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट। नंबर 2 मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे मैंने किसको मार्क किया? पर ऑर्डर। और नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट के आगे मैंने मार्क किया पर यूनिट पर एनम। ठीक है, नाउ ये जो मैंने हाईलाइट किया दिस आर द मेन एक्सीडेंट एरियाज। इंस्टीट्यूट इन्हीं एरियाज में हमें घुमाने की कोशिश करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये हाईलाइट करके बता रहा हूं, इनको भी हाईलाइट करके रखना। और हर बार देखना, कभी कभी क्या होता है एनुअल रिक्वायरमेंट की जगह क्वार्टरली रिक्वायरमेंट दे देते हैं, तो वह एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। उसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देने की जगह आपको हो सकता है टोटल दे दे, आपको वो पर ऑर्डर निकालना होगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट की जगह या पर एनम की जगह मंथली दे दे या एनीथिंग लाइक दैट, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों। हाँ, पर यूनिट भी पर एनम भी। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कभी कभी एक पर यूनिट अमाउंट होता है और कभी कभी इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो जो पर एनम है ना वो इंटरेस्ट वाले एलिमेंट में आएगा। अदरवाइज तो आपको सब पर यूनिट देखना है। इंटरेस्ट जैसा कुछ भी आया, जैसे 1% पर मंथ दिया है, ठीक है, तो वो 1% पर मंथ यानी 12% पर एनम। सो यू हैव टू टेक इट इन पर एनम टर्म्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मुझे सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम। चलिए, ये तो रेडीमेड दिया हुआ है। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज 50, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्वेश्चन में पर ऑर्डर दिया है। इसी तरह से कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, सर ये परचेज कॉस्ट है। ठीक है, ये परचेज कॉस्ट है। ईओक्यू के फॉर्मूले में एज सच इस परचेज कॉस्ट का कहीं यूज नहीं है एक्सेप्ट वन प्लेस। व्हाट इज दैट? बताता हूं मैं। स्टोरेज कॉस्ट देखो क्या दिया है। स्टोरेज कॉस्ट दिया है 8%। नाउ 8% इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये 8% है तो क्या मैं 8% ही लिख दूं? नो, यू हैव टू राइट द मनी वैल्यू ऑफ इट। अब ये कैसे निकालूंगा सर? सो आई नीड टू कैलकुलेट 8%। 8% किसका? ऑफ द परचेज कॉस्ट। तो जब भी ये परसेंटेज दिया रहे तो ये ध्यान रखना कि आपको परसेंटेज अप्लाई किस पे करना है? द पर यूनिट परचेज कॉस्ट पे अप्लाई करना है। ठीक है, ओके। राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द रिवीजन पार्ट, इसलिए मैं इसका लॉजिक नहीं बता रहा हूं। अदरवाइज मुझे लॉजिक बताना बहुत अच्छा लगता है, इन सब के पीछे का कारण बताना मेरा फेवरेट एरिया है भाई। वो चीज में मेरी स्पेशलिटी है, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन दैट इज फॉर द रेगुलर बैच। राइट नाउ वी आर जस्ट लुकिंग एट द बेसिक कैलकुलेशंस, तो मैं आप लोगों को अभी वो सब डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। तो एनीवेज, तो 8% ऑफ 2 रुपीज, ठीक है, तो 2 रुपए का 8% अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 16 पैसे। ठीक है, बस ईओक्यू लगाओ भाई, फॉर्मूला लगाओ 2 into 10,000 into 50 डिवाइडेड बाय 0.16, ये आ गया मेरा ईओक्यू। ईओक्यू का एडवांटेज खासियत क्या होता है कि भाई जो ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट है विच कंप्राइजेस ऑफ द परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट प्लस द कैरिंग कॉस्ट, ये ओवरऑल टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम।
ठीक है, मतलब इससे थोड़े भी यूनिट ज्यादा खरीदो या इससे थोड़े भी यूनिट्स कम खरीदो, एट अ टाइम आपका ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ेगा. सो दैट इज व्हाट इज ईओक्यू हियर. ठीक है, ये ध्यान में रहेगा सबको. इजी था ये क्वेश्चन. अब इसके साथ साथ एक चीज और हमसे पूछा जाता है, एंड व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड. मतलब कितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे भाई. ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को देखना है कि कितने यूनिट्स खरीदने हैं और एक बार में कितने खरीद रहे हो. एक बार में आप यूक्यू यूनिट्स खरीद रहे हो, तो देखो भाई आपको 10,000 यूनिट साल भर में खरीदना है और एक बार में अगर आप 2,500 खरीद रहे हो तो आपको 4 बार ऑर्डर प्लेस करने होंगे, राइट. तो यही है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दैट्स इट. ठीक है, इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स भी हम लोग कह सकते हैं. तो कितनी बार आपको ऑर्डर प्लेस करना है, बस दिस इज समथिंग दैट आल्सो कैन बी टेस्टेड. ठीक है, ओके, समझ गए मेरे ख्याल से आप लोग ईओक्यू. अगर ऐसा है देन इन दैट केस अगले में सीधा सीधा आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन आप लोग खुद ही करो. सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एनुअल कंजम्पशन इज 18 to 50 यूनिट्स, ये दिया हुआ है. उसके बाद एक यूनिट का प्राइस दिया है 36.5. स्टोरेज कॉस्ट इज 20%. 20% किसका होगा, इसका 36.5 का. ठीक है, ये निकाल लिया मैंने. अब इन्वेंट्री एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट है 50 रुपए. ये दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बस इसकी मदद से आ जाएगा. अब यहां पे क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने एक गलती करते हुए देखा है कि ये जो यूनिट प्राइस रहता है ना, ये इसी को ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लेते हैं. तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, समझे बात को. देखो यहां पे क्लियरली बोला है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, और यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है यूनिट प्राइस. दोनों में फर्क है ना, लैंग्वेज भी फर्क दिखाई दे रहा है. आपको क्या देखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अलग है और वो प्राइस का क्या रोल है. प्राइस का वैसे कोई रोल नहीं है, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के काम में आएगा. ठीक है, सो मेरा आंसर क्या होगा, 2 into 18 to 50 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50 डिवाइडेड बाय 36.5 का 20%. ठीक है, बस आंसर आ गया. 20% में ये ध्यान से देख लेना कि वो पर एनम है कि नहीं. ठीक है, अगर कुछ ना दिया हो तब तो पर एनम ही अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेकिन देख लेना एक बार फिर भी. ठीक है, आ गया ये आंसर फिर हमारा. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन ऑन इन्वेंट्री लेवल. इन्वेंट्री लेवल में हमारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स, क्या चीजों की जरूरत पड़ती है. तो देखो भाई मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था ना, वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दे रहा था, तो किस स्पीड में मैं खा रहा हूं, है ना, मेरा कंजम्पशन, रोटी खाने का कंजम्पशन कैसा है. ठीक है, और दूसरी बात वो रेस्टोरेंट का रेपुटेशन कैसा है, वो कितने देर में देता है. सो टू इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आर, नंबर 1 कि भाई साहब व्हाट इज द कंजम्पशन स्पीड, जिसे हम लोग यूसेज कह के भी पुकारते हैं, और नंबर 2 द लीड टाइम या डिलीवरी टाइम, यानी एक बार बोल देने के बाद आगे वाला बंदा कितने देर में पहुंचाता है ना. तो देखो भाई अब लीड टाइम का आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस हो गया. देखो आप एक बार सोच के देखो, एक जमाना था जब हमें ग्रोसरी आइटम्स लाने के लिए खुद जाना पड़ता था. फिर एक जमाना आया जहां पे हम ऑर्डर तो प्लेस कर सकते थे लेकिन थोड़ा टाइम लगता था चीजें आने में. अब एक ऐसा जमाना आ गया है कि भाई साहब ग्रोसरी हमें 10 मिनट 5 मिनट या उससे भी कम टाइम में आ जाए, है ना. ऐसे एप्स आ गए, वो आर कंपीटिंग, वो आपस में कंपीट इसी तरह से कर रहे हैं कि भाई मैं डिलीवर ज्यादा फास्ट करता हूं. लीड टाइम, समझ रहे हो, वो डिलीवरी टाइम, नथिंग एल्स. ओके ओके, सो सॉरी. हाँ जी, तो इसके अलावा एक और चीज जो अहमियत रखता है वो है द रीऑर्डर क्वांटिटी. Now please understand, reorder quantity and economic order quantity may be same, may not be same. हो सकता है दोनों सेम है, हो सकता है दोनों अलग भी हो. ठीक है, let's try to understand. Economic order quantity is the quantity if you purchase, then in that case the total cost will be minimum. अगर आपने EOQ यूनिट्स खरीदा then in that case total cost will be minimum. ठीक है, now the company might be adopting EOQ, may not be adopting EOQ. ठीक है भाई, ओनर बोल सकता है क्या EOQ भाड़ में गया, मैं इतने खरीदूंगा. It depends. Then in that case, whatever units you are buying, that is the reorder quantity. ठीक है, so if nothing is mentioned, you can assume that the EOQ itself is ROQ. But if ROQ is specifically mentioned, then please note it can be something different than EOQ, and you have to adopt whatever is the reorder quantity given in the question. You have to take that. ठीक है, चलो तो देखो अभी क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, नॉर्मल यूसेज, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, ये चीज 3 दिया हुआ है. रीऑर्डर क्वांटिटी मुझे दिया हुआ है ए और बी, 2 यूनिट्स के अलग अलग दिए हुए हैं, 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, और रीऑर्डर पीरियड दिया है ए का 4 to 6 वीक्स और बी का 2 to 4 वीक्स. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये 4 जो है दिस इज मिनिमम, ये जो 6 है ये है मैक्सिमम. तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो तो दैट इज नॉर्मल या एवरेज, इसी तरह से बी. ठीक है, अब मुझे ये 3 कैलकुलेट करने के लिए 4 कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, ROL, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल. बहुत आसान है बेटा. देखो
रीऑर्डर लेवल, वैसे तो आप लोगों ने फॉर्मूला रट लिया होगा जहां तक, लेकिन मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको कहानी कहा था ना, उस कहानी की मदद से हम लोग अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो मैं आपको बताता हूं कैसा होगा। देखो, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, यू आर काइंड ऑफ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट क्या हो सकता है चलो सोच के देखो। यहां पर अगर मैं यूसेज की बात कर रहा हूं, वर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जब तक मेरे पास सामान आ रहा है तब तक ना मैं बहुत ही हाई स्पीड में कंजम्पशन कर रहा हूं, सुपर फास्ट स्पीड में। दैट इज द वर्स्ट केस। भाई अगर कंजम्पशन धीरे धीरे हो रहा है, आप इमेजिन करो ना, वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल इमेजिन करो, ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल लाइक चलो मैं अपने एक एग्जांपल देता हूँ रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में, ठीक है। बचपन से मतलब ऐसा है कि मेरा खाने का स्पीड बहुत फास्ट रहता है, और मेरी सिस्टर है, तो मेरी दीदी है, तो उसका खाने का स्पीड बहुत ही धीरे है, वो धीरे धीरे खाना खाती है, मतलब जितने में मैं 5 रोटी खा जाऊँ शायद, उतने में उसका 1 रोटी भी खत्म नहीं होता, बहुत ही स्लो, ठीक है। तो हम लोग कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए पहली बात तो वो दूसरा रोटी ऑर्डर ही नहीं करती, लेकिन अगर किया मान लो ठीक है, तो मैं जिस तरह से ऑर्डर करूंगा तो मैं उसके रोटी देखते हुए बोलूंगा कि हाँ यार, उसने अभी आधा ही खाया है, तो टाइम है अभी, मैं अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा, उसको टाइम लगेगा, क्या को रोटी मंगाना ठंडा हो जाएगा यार, गर्मा गर्म मंगाएंगे ना, तो मैं रुक जाता हूँ उसके लिए। जरा समझो क्या होता है, उसका कंजम्पशन स्पीड स्लो है, सो आई एम नॉट वरीड। बट मेरा कंजम्पशन स्पीड ज्यादा है भाई, आधा रोटी तो मैं एक बाइट में खा लेता हूँ, ज्यादा हो गया, अच्छा चलो एनीवेज तो बात वही है कि मेरा कंजम्पशन स्पीड अगर ज्यादा है तो मुझे जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीऑर्डर लेवल इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में यही हो सकता है कि मैं बहुत फास्ट कंज्यूम कर रहा हूं भाई, है ना। अगर मैं बहुत फास्ट कंज्यूम कर रहा हूं तो मैक्स टू मैक्स कितना कंज्यूम करूंगा एक बार में, सर 450 यूनिट्स पर वीक। और व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई डिलीवरी लेट हो रहा है, डिलीवरी अगर जल्दी आ जाए तो वो तो अच्छी बात है ना। वर्स्ट केस क्या है कि डिलीवरी लेट हो रहा है, तो लेट मतलब मैक्सिमम कितना लेट होगा भाई साहब, ए के लिए 6 हफ्ते, बी के लिए 4 हफ्ते, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। अगर मैं ए की बात करूं, देन इन दैट केस वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि 6 हफ्ते लग जाएंगे सर, और 6 हफ्ते में ना हर हफ्ते मैं मैक्सिमम 450 यूनिट्स कंज्यूम करता रहूंगा, पॉसिबल है ना। तो रीऑर्डर लेवल उसी तरह से कैलकुलेट होगा। देखो क्या किया, मैक्सिमम कंजम्पशन फॉर द मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, इस तरह से मेरा रीऑर्डर लेवल आएगा। कभी भी पहले रीऑर्डर लेवल ही कैलकुलेट करना, क्योंकि बहुत सारे अलग लेवल्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, अब मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करोगे, रीऑर्डर लेवल से नीचे आओगे। आपने रीऑर्डर लेवल में ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, उसके बाद आपके यूनिट्स धीरे 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 कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे। अब मिनिमम लेवल मतलब यू विल वेट फॉर अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के लिए आप देखोगे कि सर ऑन एन एवरेज तो मैं 300 यूनिट एक हफ्ते में कंज्यूम करता हूं नॉर्मली, और नॉर्मली 4 से 6 यानी 5 हफ्ते ऑन एन एवरेज, एवरेज मेरे पास आ जाना चाहिए। यानी सर 300 यूनिट्स 5 हफ्ते के अंदर में मेरे पास अगर मैं कंज्यूम करता हुआ चलता हूं, तो जरा ध्यान से देखना, मैंने 2700 यूनिट्स पे रीऑर्डर लेवल प्लेस किया। अब उसके बाद मैं 5 हफ्ते तक नॉर्मली स्पीकिंग 300 यूनिट्स करके कंज्यूम करता रहूंगा, तो फिर मेरे पास स्टॉक रिफिल हो जाना चाहिए। तो जरा देखो 300 इंटू 5 देखो कितना हो रहा है, 1500। तो 2700 में से 1500 अगर मैंने कंज्यूम कर लिए तो 1200 यूनिट्स जब मेरे पास बचेगा, तो समझो मैंने क्या किया, एक ट्रिगर पॉइंट की तरह डाल दिया। जैसे ही मेरे यूनिट्स 1200 पे पहुंचे, ये ट्रिगर पॉइंट बना कि यार मेरे पास तो 1200 बचे हैं, यानी 1500 कंज्यूम हो गए, 1500 कंज्यूम हो गए, यानी 5 हफ्ते हो गए, और 5 हफ्ते तक मैं नॉर्मली 300 करके कंज्यूम करते हुए, अरे भाई अब तक तो स्टॉक रिफिल हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया, फोन लगा भाई सप्लायर को, समझ रहे हो बात को। दिस इज द मिनिमम लेवल। इसलिए मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी टाइम। ध्यान में रहेगा भी, ठीक है, चलो गुड। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को ये चीज, ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए। 1200 यूनिट्स विल बी द रीऑर्डर लेवल। इसी तरह से कंपोनेंट बी का भी इमीडिएटली आप लोग ट्राई करना, ठीक है। वहीं पे मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा एक चेंज करूंगा, उससे लॉजिकली समझने में आपको इजी होगा, आंसर नहीं बदलेगा लेकिन इजी होगा आपको समझने में। देखो कैसा है, वैसे तो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर टाइम, है ना, रीऑर्डर पीरियड। मैं इसमें सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं, मैं इसमें से ना पहले माइनस कर दे रहा हूं मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये पहले माइनस कर रहा हूं, और फिर बाद में ऐड कर रहा हूं ROQ। इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, समझो इस बात को। रीऑर्डर लेवल में मैंने ऑर्डर प्लेस किया,
ठीक है, मुझे देखना है कि रीऑर्डर लेवल के बाद ये यूनिट्स धीरे धीरे कम हो रहे कम हो रहे कम हो रहे। ओके, अब मुझे देखना है कि यार ये पीक पे यानी मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम। ओके, ये देखना है। ओके, तो जरा सोच के देखिए, ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, यहां से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब ये जितना नीचे आएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी तो एक फिक्स्ड अमाउंट है, उससे इतना ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी तक ऊपर जाएगा ये। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो मान के चलो मुझे ना कंटेनर के साइज के बारे में सोचने का है कि क्या करे। ठीक है, कितना बड़ा कंटेनर होना चाहिए ये मुझे सोचने का है। ठीक है, ठीक है, मान के चलो मैं ये साइज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऐसा ऐसा कंटेनर होना चाहिए, वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए ना सामान, तो मुझे कंटेनर के साइज के बारे में सोचने का है। मैंने यहां पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल प्लेस होने के बाद सामान मेरे पास आएगा, कब आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कितना भी हो सकता है ना, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, डिपेंड्स, है कि नहीं। ओके, तो मैं अगर मान के चलो मेरे पास सामान यहां पे पहुंचा, रीऑर्डर क्वांटिटी एक फिक्स क्वांटिटी होता है, 1000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स वॉट एवर। तो मान लो जितना भी क्वांटिटी है उतने क्वांटिटी से यहां पर इतना ऊपर जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, अगर मान के चलो ये यहां पर रिफिल हुआ तो शायद यहां से वो फिक्स क्वांटिटी इतना ऊपर जाएगा। अगर मान के चलो यहां रिफिल हुआ, यहां से शायद इतना ऊपर जाएगा। अगर यहां रिफिल हुआ, यहां से शायद इतना ऊपर जाएगा। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये हाइट मैक्सिमम कहां जा रहा है, एट अर्लीएस्ट डिलीवरी। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही रीऑर्डर प्लेस किया, रीऑर्डर लेवल हो जाने के बाद आई नीड टू सी कि ये स्टॉक अर्लीएस्ट कब रिफिल हो जाएगा। ठीक है, अर्लीएस्ट रिफिल विथ मिनिमम पॉसिबल कंजम्पशन, इसलिए आप लोगों ने रीऑर्डर लेवल में से माइनस किया मिनिमम कंजम्पशन फॉर द मिनिमम डिलीवरी टाइम। इससे आपको वो अर्लीएस्ट पॉइंट पता चलेगा जहां पे स्टॉक रिफिल हो सकता है, इससे जल्दी तो स्टॉक रिफिल होगा ही नहीं। इसलिए आपने मिनिमम कंजम्पशन फॉर मिनिमम डिलीवरी टाइम माइनस कर दिया और फिर उसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, रीऑर्डर क्वांटिटी। समझे बात को, ध्यान में रहेगा आई होप अभी आपको, है ना। देखो भाई, रीऑर्डर लेवल पहले मैं ये देख रहा हूं माइनस, सर 4 हफ्ते तो कम से कम लगेंगे, और 4 हफ्ते तक बेयर मिनिमम 150 तो मैं कंज्यूम करने वाला हूं यानी 600 यूनिट्स कंज्यूम कर लूंगा, तो 2700 में से 600 यूनिट्स तो कंज्यूम होंगे ही, उससे जल्दी रिफिल नहीं हो सकता है। यानी 600 यूनिट्स कंज्यूम होने के बाद जब मेरे पास 2100 यूनिट्स बचेंगे ना, अर्लीएस्ट वो टाइम पे स्टॉक रिफिल हो सकता है, और रिफिल होगा तो कितने से होगा, बाय द रीऑर्डर क्वांटिटी विच इज 2400। सो सर 2100 यूनिट्स जब मेरे पास रहेंगे तब 2400 से अगर ऊपर जाएगा, सो आई विल बी मैक्सिमम हैविंग 4500 यूनिट्स। ये फॉर्मूलाज लॉजिकली बने हुए हैं, रट्टा मार के जाओगे तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, ध्यान में रहेगा। ठीक है, इजी, ग्रेट। इसी तरह से कंपोनेंट बी का भी सोच लो। अभी ये एक क्वेश्चन काफी था, अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी आपको इसी तरह से देखना है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन में आ जाऊं तो भैया इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, आपको कंजम्पशन देखना है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज, तो 10,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और कंजम्पशन या तो दिया हुआ रहेगा या तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढना पड़ेगा तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है सर, वॉट एवर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वॉट एवर इज द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इससे आपको पता चल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। तो या तो आपको रेडीमेड दिया हुआ रहेगा या तो ये तीन की मदद से आपको ढूंढना पड़ेगा, एज द केस में भी। तो देखिए भाई, कंजम्पशन इज 78,000 यहां पे दिया हुआ है, एवरेज निकाल लिया अपन ने 13,000, 78,000 डिवाइडेड बाय 13,000, दिस इज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हमेशा याद रखना है टर्नओवर रेशियो, कोई भी टर्नओवर रेशियो हायर द बेटर, जितना हाई है उतना अच्छा है। टर्नओवर रेशियो मुझे एक स्पीड के बारे में बताता है कि यार मेरा जो स्टॉक है ना ये कितने जल्दी चला जाता है मेरे पास से, ठीक है, जल्दी से जल्दी वो बेच देता हूं। तो ये टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट मैं मेरी इन्वेंट्री को बेच पा रहा हूं। सो इन्वेंट्री रखे रखना हमारा एम नहीं है, हमें बेचना है भाई, है कि नहीं। यस, सो इन्वेंट्री रेशियो हायर द बेटर। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो ये एवरेज और सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो लीफो, ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस को मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये
मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई इशू जाएगा, इसलिए प्लीज एक बार इसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एंड इन केस इफ यू नीड देन प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड इन दैट केस आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है बेटा, मैं आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली पढ़ रहा हूं, आप लोग जो भी कमेंट्स दे रहे हो वो कमेंट्स को मैं देख रहा हूं। सो बेटा मैं सीरियसली एक चीज चाहूंगा आप लोगों से, मतलब एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हो, वीडियो में यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब एक चीज तो तय है कि आप लोग कहीं ना कहीं शायद आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं एक इतना जरूर चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में कुछ बोल के जाओ। मतलब मुझे कैसा है कि यूट्यूब में ये है ना, मुझे खुद के आपके शक्लें नहीं दिख रहे हैं कि आप लोग खुश हो रहे हो, नाराज हो रहे हो, क्या हो रहे हो, मुझे आपकी शक्लें नहीं दिख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये चैनल बनाया ही मैंने इस इंटेंशन से है, ये अभी पहले कुछ वीडियोस ही है, एकदम नया नवेला चैनल है ये। ठीक है, बट नए चैनल में भी मैंने जैसा अभी देख रहा हूं आप लोग बहुत एक अच्छी तरह से रीजनेबल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मैं और ज्यादा चाहूंगा कि आप लोग इसमें प्लीज कमेंट्स में मुझे लिखिए कि आप लोगों को क्या एग्जैक्टली चाहिए, हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियो, एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट मी टू कवर। तो ये सब चीज अगर बताओगे आप लोग तो उससे मुझे और ज्यादा हेल्प होगा, और मैं मोटिवेटेड भी रहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और नए नए कंटेंट लाता रहूं। ठीक है, सो प्लीज मुझे ऐसे कमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ ही साथ लोगों को फॉरवर्ड भी करना। ठीक है, जिनको भी जरूरत है उन सबको ये फॉरवर्ड भी कर देना। ठीक है ओके चलिए, तो मैं ये वाले तो सारे के सारे क्वेश्चंस को फिलहाल स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन इज सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है, यस मैंने फिलहाल के लिए स्किप किया, इन केस यू नीड देन प्लीज टेल मी। हाँ, इलस्ट्रेशन 12 अभी मैं फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने अभी किया है काफी हद तक उसके जैसा ही है। इलस्ट्रेशन 13 भी काफी हद तक जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरह का है, तो ये सब चीजों को मैं फिर से एक बार नहीं देख रहा हूं। ठीक है, 14 भी काफी इजी है, मैं उसको भी कवर अप नहीं कर रहा हूं क्योंकि इट इज बेसिकली द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 15 इज समथिंग डिफरेंट। अगर मैं 15 में आ जाऊं तो सर यहां पर मुझे दिया है एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा ऑफ 8000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये सब तो मुझे दिया हुआ है नॉर्मल। कॉस्ट पर यूनिट इज 400, कैरिंग कॉस्ट इज 20। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां से मैं अपना ईओक्यू तो कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो आप लोग कर भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ईओक्यू यहाँ पे 200 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेन थिंग इज कि इसके आगे हमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज मिनिमम 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। कम से कम 4000 यूनिट्स अगर एक बार में खरीदोगे तो फिर आपको 4% डिस्काउंट देने को तैयार हो गया सप्लायर। ठीक है, तो ये डिस्काउंट लेने का कि नहीं लेने का, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो भाई, अगर डिस्काउंट पे लेते हैं तो प्राइस तो कम होगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे 4000 यूनिट्स को स्टोर करना पड़ेगा सर, तो मेरा स्टोरेज कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, है ना। तो सिर्फ डिस्काउंट के लालच में आम आदमी जा सकते हैं, हम नहीं, है ना। तो हम कॉस्टिंग पढ़ने वाले लोग यहां पर बराबर कैलकुलेट कर देगी भाई, दैट इज अ ट्रैप। आप बोल रहे हो कि ये कम होगा तो मेरा कोई और कॉस्ट बढ़ेगा, तो मैं वो पूरा कंपेयर करके देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है ना। चलो तो देखते हैं हम क्या करेंगे, हम दोनों ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, दोनों ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, यानी स्टिक टू ईओक्यू, यानी आप 200 यूनिट्स ही खरीदो एक बार में। इन दैट केस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि सप्लायर विल नॉट ऑफर यू एनी क्वांटिटी डिस्काउंट, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं फिर मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा। और दूसरा ऑप्शन, भाई अगर सप्लायर का डिस्काउंट को मैं देखूं और 4000 यूनिट्स एक बार में खरीदूं, देखते हैं कैरिंग कॉस्ट कितना बढ़ता है। तो ओवरऑल वो दोनों कैलकुलेशन करके हम देखेंगे, जो भी हमें ऑप्शन बेनिफिशियल दिख रहा है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा, देखिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 200 यूनिट्स के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पहले स्टेप में अक्सर हम लोग अटकते हैं, हम लोग ये कहते हैं सर मैंने तो 200 यूनिट्स खरीदे, देन इन दैट केस मैं यहां 8000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो भाई, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कैलकुलेटिंग द एनुअल टोटल कॉस्ट। क्या कहा मैंने? एनुअल टोटल कॉस्ट। व्हाट इज साल भर का टोटल कॉस्ट। अब मैं साल भर में 200 200 200 200 200 200 करके खरीदूं, 2000 2000 2000 करके खरीदूं, 4000 4000 4000 करके खरीदूं, व्हाटएवर यार, अल्टीमेटली साल भर में तो 8000 यूनिट खरीदना है, राइट। सो 8000 यूनिट साल भर का एट रेट 400 यहां खरीदूंगा, और यही 8000 यूनिट्स यहां पर मैं 400 के 96% में खरीदूंगा, या ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो, 400 में से 4% माइनस कर दो, डिस्काउंट मिलेगा ना भाई, है कि नहीं। तो इधर मेरे को 32 लाख खर्च करने पड़ेंगे, और इधर मेरा 30,72,000 में ही काम हो जाएगा। क्या बात है, ठीक है, ओके। अब ऐसा है अब ऑर्डरिंग कॉस्ट,
सर अगर मैं 200 यूनिट्स करके खरीद रहा हूं, कम खरीद रहा हूं, तो मेरे को ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? 40 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। तो 40 बार मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा 200 रुपए का, तो उसके हिसाब से मेरा 8,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं सिर्फ 4,000 यूनिट्स एक बार में खरीद रहा हूं, सिर्फ, है ना, आई मीन 4,000 यूनिट्स अगर खरीद रहा हूं, तो भाई साहब टोटल 8,000 खरीदना है, और मैं एक बार में 4,000 खरीद रहा हूं, तो 2 ही ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट में ये याद रखना कि जो भी यूनिट्स आप खरीद रहे हो उसका हाफ लेना है आपको, आधा। ठीक है, अभी फिलहाल इसके लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, लॉजिक इज फॉर रेगुलर बैच, रेगुलर क्लासेस। यहां पर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको लॉजिक फिलहाल नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि वॉट एवर इज द क्वांटिटी परचेस, उसका आधा लेना है। तो यहां लो या यहां लो, यहां पे 4,000 का आधा लिया, यहां पे 200 का आधा लिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट वाज 20% ऑफ द परचेस प्राइस। परचेस प्राइस यहां तो 400 है, 400 का 20%, यहां 400 के 96% वाज द परचेस प्राइस, उसका 20%, है ना। चलो, तो ये हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इधर 8,000 का खर्च हो रहा है, और यहां 1,53,600 का खर्च हो रहा है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे 32,16,000 और यहाँ पे 32,26,000। तो समझेगे नहीं, ट्रैप था ये सप्लायर का कि भाई तेरे वो 4% डिस्काउंट के चक्कर में मेरे 10,000 रुपए ज्यादा निकल जाएंगे। मतलब मैं पैसा सेव जरूर कर रहा हूं ऑन परचेज, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ठीक है ना। So as a result, I will stick to EOQ. I will reject the quantity discount offer made by the supplier. तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल कॉमनली आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद वाले पार्ट में मैं जब आ रहा हूं तो यहां पर मुझे थोड़े लेंदी वाले क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हम लोगों को बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। जब ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे तो सेम थिंग यू हैव टू डू। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू मेक सेपरेट कॉलम्स फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल ऑप्शन, और हर एक ऑप्शन के लिए आपको अलग से सेपरेट कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो ये तो है सर। अब यहां मैं समझता हूं कि एक काम करते हैं, इसको एक और पार्ट में मैं कवर करता हूं। इसके लिए मैं एक और पार्ट बी वीडियो लेके आता हूं। लेकिन हाँ, ये वीडियो मैं कल ही अपलोड कर देता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम लोग एक साथ अभी एक ही सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और आप लोग ये भी देख रहे हो। सो एज अ रिजल्ट मैं 1 घंटे के ऊपर नहीं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर टाइम इन्वेस्ट करो। आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रॉपर ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो मैं यहां पर इस वीडियो को तो रोक रहा हूं। ठीक है, और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, यानी टिल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स हम लोग अलग से देखते हैं। बहुत थोड़ा सा ये एक छोटे से वीडियो में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको अलग से देखते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आई होप दैट ऑल दिस क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है। आप लोग प्रॉपर्ली चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए चलो। बिल्कुल जो हमारा टारगेट है बेयर मिनिमम 80 मार्क्स का, वो फुलफिल होने वाला है। ठीक है, सो दोस्तों, इस ख्वाब को देखो और उस ख्वाब को पूरे करने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दो, पूरा जान लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज फॉरवर्ड कर देना अपने सारे दोस्तों को, जो लोग भी जिनको भी जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग की। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हो तो एक लाइक भी कर दो भाई। ठीक है ना। यस, चलिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैं अभी देख रहा हूं बहुत सारे जन ऐसे आ रहे जो वीडियो देख के तो जा रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन तक पूरा का पूरा सिलेबस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहां पे आने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं एक एमसीक्यू सीरीज का भी प्लान कर रहा हूं, आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी प्लान कर रहा हूं। तो ये सब चीजें मैं लाऊंगा तो सही, लेकिन एक ही बात है, अगर मुझे यहाँ पे रिस्पांस दिखाई दिया आप लोगों से तो मैं बिल्कुल इसमें आगे बढ़ूंगा। आप लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ लाऊंगा, लेकिन अगर मुझे रिस्पांस ही नहीं दिखा आपकी तरफ से, देन इन दैट केस इवन आई वोंट बी मोटिवेटेड। ठीक है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए सही आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एट द सेम टाइम उन लोगों तक भी पहुंचाइए मेरे इन वीडियोस को जिनको इस चीज की जरूरत है। ये नया चैनल है, मैं 1 महीने तक अभी देख रहा हूं कि कैसा कैसा अभी रिस्पांस मुझे मिल रहा है, और उसके मुताबिक मैं आगे का डिसीजन लूंगा। 1 महीने तक मुझे रिस्पांस दिखा तो मैं बिल्कुल बहुत सारे प्रॉमिस करता हूं, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ले आऊंगा। लेकिन हाँ, अगर रिस्पांस नहीं मिला तो सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यस, बट आई एम पॉजिटिव, आप लोग बिल्कुल इसे पसंद करोगे, लाइक करोगे और फॉरवर्ड भी करोगे सब लोग तक। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट, विल स्टॉप फॉर नाउ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।